क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 7 के एनसीईआरटी में जो है साइंस के एनसीईआरटी है। इसका जो है आज 8वां चैप्टर है ये, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है पादपों में जनन। जो पौधे होते हैं उनमें जनन कैसे होता है उसके बारे में बताया गया, उनके कितने प्रकार होते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है, साइंस में पादप में जनन। जो पौधे होते हैं उनमें जनन कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक होता है। याद रखना, किसी की जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो पादप हो, चाहे पौधे हो, चाहे वो जंतु हो, अगर उनमें जनन नहीं होगा तो उनकी संख्या आगे नहीं बढ़ सकती है, ना उनकी प्रजाति आगे बढ़ेगी, ना उनके वंश आगे बढ़ सकते हैं। क्लास 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जो है जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं, पादपों में जनन विधियां जो होती है विभिन्न होती हैं, जिसके बारे में हम अध्याय में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है जनन विधि क्या होती है। लिखा है क्लास 6 में जो है आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं और ये पादप के जो है कायिक अंग कहलाते हैं। तो याद रखना, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो पत्तियों, जो जड़ों के द्वारा लगाए जाते हैं, जिसे गुलाब का फूल तने के द्वारा, तो कुछ पत्तियों के द्वारा भी पौधों का जनन होता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कायिक अंग कहते हैं, जहां से उनके जनन की वृद्धि शुरू होती है। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में जो है पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर के नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका होती है। तो पादप में जो पुष्प होते हैं वहीं से बीज बनते हैं और वहीं से वो उनके जनन अंग होते हैं। तो लिखा है पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। तो अगर पुष्प नहीं होता तो पादपों में जनन की विधि नहीं हो पाती है। वास्तव में पुष्प जो है पादप के जनन अंग होते हैं और किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। तो एक ही पुष्प में या तो जो है पुरुष पादप जनन अंग हो सकते हैं या मादा हो सकते हैं, और कभी कभी दोनों होते हैं। एक ही फूल में मादा और जो है नर जो है जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन के 2 प्रकार हो सकते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पौधों को उत्पन्न करते हैं। जैसे याद रखना, बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो बीज से उत्पन्न नहीं होते हैं, वो केवल तने से उत्पन्न होते हैं। तो जो बीज या जो भी जो है बीजों से उत्पन्न होंगे वो लैंगिक जनन कहलाएंगे, और जो अलैंगिक होंगे वो बीजों से उत्पन्न नहीं होते हैं। तो याद रखना कि जो अलैंगिक जनन होता है उनमें पादप बिना जो है बीजों के ही पादप को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो बीजों से होते हैं, उन्हें हम लैंगिक जनन, और जो बीजों से नहीं होते हैं उन्हें हम अलैंगिक जनन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में ध्यान से इसको देखेंगे। लिखा है कि अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे तने से हो गया या जड़ से हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन जो है यह एक प्रकार का अलैंगिक जो है जनन होता है। इसमें पादप के मूल मतलब मूल होता है जड़, तना मतलब ताने, और पत्तियों अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पौधा या नया पादप जो है प्राप्त किया जाता है। जैसे गुलाब का फूल तने के द्वारा जो है। इसके अलावा जैसे चावल हो गया, जो हम रोपते हैं तो जड़ होता है। पत्तियों से भी बहुत सारे पौधे बनते हैं।
ठीक है, क्योंकि जनन पादप के कायिक भागों से ही प्राप्त होता है, अतः इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब आपको ये पता चल गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्रियाकलाप 8.1 लिखा है गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी जो है पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि को तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। तो जहां से पत्ती निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? पर्व संधि कहते हैं। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कीजिए, जैसे वो कलम करके काटते हैं। ठीक है, अब जो है कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए, उसकी वृद्धि को देखिए, नोट कीजिए और देखिए कि कुछ दिन में उसमें क्या निकल जाएगी, उसमें जड़ निकल जाएगी। तो इसे हम लैंगिक विधि का उदाहरण माना जाता है। आप ये देख सकते हैं गुलाब में, ये आप देख सकते हैं, ये जहाँ गुलाब में जहाँ शाखाएं मतलब वो निकलते हैं, पत्तियां निकलना होता है, उसे हम पर्व संधि कहते हैं। और आप देखेंगे जब उसको हम ऐसे कलम करके लगा देते हैं तो वहां से पौधे निकल आते हैं। ठीक है, तो ये आपका गुलाब का फूल अलैंगिक जो है जनन का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। आगे लिखा है पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में जो है मनी प्लांट का पौधा उगा करके दोहराएं और अपने जो है उसको नोट करें। तो मनी प्लांट का पौधा भी क्या है? अलैंगिक प्रजनन करता है। अपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कच्छ मतलब पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में कलिकाएं जो है होती हैं। यह कलिकाएं जो है अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और ये कायिक कलिकाएं जो है कहलाती हैं। कली में एक छोटा सा तना होता है जिसकी चारों ओर अपरिपक्व जो है पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं और कायिक कलिकाएं भी एक पादप को जो है जन्म दे सकती हैं। मतलब पत्तियां भी कहीं कहीं पर जो है पौधों को जन्म देती हैं। अब हम लोग बात करेंगे आलू के बारे में। क्रियाकलाप 8.2 में लिखा है एक ताजा आलू लीजिए, आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े जो है छत चिन्हों को देखिए। आप पहले आलू को यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए जहां जहां पर उसकी शाखा ये बनी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं, यहीं से वो बीज निकलते हैं, मतलब पौधे निकलते हैं, इनको काटा जाता है। तो ये भी कायिक जनक का एक उदाहरण है। ठीक है, और उसको हम आंख कहते हैं। याद रखना, ये आंख होती है जहां से जो है ये पौधे निकलते हैं, उसको हम आंख कहते हैं आलू में। ठीक है, लिखा है आगे कि आपने इनमें से जो है याद रखना कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। छत चित्र को आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिसमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया है। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोद कर निकालिए और आप क्या देखेंगे तो उसमें जड़ निकल आएगी। और इसी प्रकार आप अदरक और हल्दी को भी उगा सकते हैं। तो अदरक हो या हल्दी हो या आपका आलू हो, ये सब क्या है? ये सब तने से होते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये आपका जो है तना है हल्दी, और यहाँ से आप देखिए जड़ निकल गई है। ठीक है, तो आप इससे आप पता लगा सकते हैं कि इससे जो है ये अलैंगिक जनन का उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जो है ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा एक जो है पत्थर चट्टा गाँव में होता है। आप इस मैप पे देख सकते हैं। पत्थर चट्टा ये बहुत ही खरपतवार खरपतवार होता है जो फसलों को नष्ट कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं? उससे कहते हैं बायो जो है फिल्म कहते हैं। में पत्ती के किनारे के परत में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती अर्ध मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका में एक नए जो है पादप को जन्म दे देते हैं। तो पत्थर चट्टा जो होता है इसकी पत्तियों से भी पौधा निकल जाता है। ठीक है, कुछ पादपों की जड़ों मूल में भी इन पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए आप शकरकंद अथवा जो है डहेलिया, तो ये सब जड़ों के द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसे हम मूल कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका पत्थर चट्टे का जो है क्या है? तो ये पत्थर चट्टे का एक पत्ती है और पत्ती मिट्टी में दब जाएगी तो उससे नए नए जो है पौधे निकल आएंगे। तो पत्तियां बीज का काम करती है। तो इसे भी ये भी किसका उदाहरण है? अलैंगिक जनन का उदाहरण है। आगे लिखा है कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग जो है हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो कैक्टस होता है वो भी अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। प्रत्येक जो है बिलगन भाग एक नए पादप के रूप में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। आगे लिखा है कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और कम फल
अवधि में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पुष्प और फल जो होते हैं वो कम अवधि में ही आ जाते हैं। जैसे आप गुलाब के फूल को लगाते हैं, कुछ दिन में वो फूल खिल जाते हैं। नए पादप जनन, पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वह एक ही जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनन दोनों के गुण होते हैं और लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। तो जो लैंगिक जनन करते हैं वही बीज उत्पन्न करते हैं, बाकी बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। आगे लिखा है जो है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? तो लिखा है आपने पहले इष्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो इष्ट कुछ ही घंटे में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। ठीक है, तो इष्ट जो है क्या करते हैं, वो अचानक से क्या करते हैं, अगर पोषण अच्छा होता है तो बहुत तेजी से जनन करते हैं। यदि याद रखिए कि इष्ट एक एकल कोशिका, एक कोशिकीय जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। तो आप इष्ट के बारे में आप यहाँ इस मैप पे देख सकते हैं। इष्ट इसी तरह के होते हैं। ठीक है, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही, दूरबीन के द्वारा ही इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि जो है क्रियाकलाप में बेकरी से इष्ट केक अथवा जो है केमिस्ट की दुकान से इष्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर इष्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की जो है स्लाइड पर पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें नई नई कोशिकाएं क्या हो रही हैं, जन्म दे रही हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ईस्ट है। तो आप पहले यहाँ देखिए, कोशिका है, धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है, विकास हो जा रहा है और नए नए जो है उसमें जो है पौधे, मतलब विकास उनका होता, जनन होता चला जा रहा है। आगे लिखा है इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग होकर के नई इष्ट कोशिका बना लेता है। नई इष्ट कोशिका विकसित होकर के परिपक्व हो जाती है और फिर नई इष्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिनमें से एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ शुरुआत होती है, धीरे धीरे ये इससे अलग हो जाते हैं और एक नया जो है इष्ट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है खंडन क्या होता है। तो लिखा है आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के जो है क्या देखा होगा। तो हरे रंग के जो नहीं होते, काइयां होती हैं, उसे हम काई कहते हैं। उसे हम तैरते हुए क्या करते हैं, देखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं औपंकी गुच्छे कहते हैं। इसे हम कहते हैं फिसलनदार कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, जिसे हम शैवाल भी कह सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो शैवाल क्या होता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो शैवालों में जो प्रजनन होता है वो खंडन विधि द्वारा होता है। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। लिखा है ये शैवाल है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्गी या शैवाल कहते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। याद रखना, शैवालों में खंडन विधि द्वारा जनन होता है, याद रखना। और पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन शैवालों द्वारा ही होता है। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो आप देखेंगे तालाब में अचानक से शैवाल क्यों बहुत तेजी से फैल जाती है, क्योंकि खंडन होता है उनका और वो अलग अलग टूट के निकलते हैं और उसी से वो क्या करते हैं, प्रजनन विधि उनकी बढ़ती है और उनकी संख्या तेजी से बढ़ जाती है। आगे लिखा है बीजाणु निर्माण क्या होता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि जो है डबरोटी में वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं। तो याद रखना, हवा में जो है क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं और जब वो नमी में पड़ते हैं तभी क्या हो जाते हैं, फंगस अर्थात कवक का जन्म होता है। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 में को दोहराइए। डबरोटी का पर रुई के जाल में बीजाणु को देखिए। जब बीजाणु निमुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं और चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक तय कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है बीजाणु जो है आलैंगिक जनन ही करते हैं। तो जो कवक होता है वो भी क्या करता है, आलैंगिक जनन करता है।
प्रत्येक जो है बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी अनुकूल परिस्थितियों में ही जन्म लेते हैं। ध्यान रखना, जो कवक होते हैं, जब कवक कहाँ पनपेंगे, जब तापमान अधिक होता है और ज्यादा जो है आर्द्रता होती है, तो क्या करते हैं, ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसी को दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, ये बीजाणु पुष्प है, पुंज आप देख सकते हैं, इसी से जो है, जैसे फन भी जो है बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, को झेलने के लिए एक जो है कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस फर्न जैसे पादप में इसी प्रकार से जनन बीजाणुओं द्वारा ही होता है। तो आप समझ सकते हैं, जो मांस होता है, जो फर्न होते हैं, उनमें बीजाणुओं द्वारा ही क्या होता है, प्रजनन होता है। और मांस भी एक तरह का घास होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं वो सब क्या है, अलैंगिक जनन के हैं। वो किससे होते हैं, वो तने से, मूल, पत्तियों से होते हैं। और जो लैंगिक जनन होता है वो बीजों से होते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। लिखा है, पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। तो जनन अंग किसके होते हैं, तो याद रखना, जो पौधा होता है, पौधे के अगर पूछा जाए जनन अंग किसे कहते हैं, तो वो फूल को कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर जो होता है, याद रखना, एक फूल होता है, तो फूल में याद रखना नर जनन अंग होता भी है और मादा जनन अंग, दोनों एक ही फूल में होते हैं। तो जो नर जनन अंग है उसे क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और मादा वाले को स्त्री केसर कहते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है, सरसों, गुड़हल या जो है पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और उसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, क्योंकि उनमें एक ही लिंग होता है। और याद रखना, जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वह द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आए हुए हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं, मतलब इसमें केवल या तो नर होगा या तो मादा होगा। जबकि सरसों, गुलाब और जो है पिटूनिया के पौधों, ठीक है, के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं। तो याद रखना, जो पुंकेसर होता है उसमें परागकण होते हैं। तो आप यहाँ पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप ये देखेंगे, ये पुष्प है, तो पुष्प में परागकोश होता है। तो जब हवाएं चलती हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो परागकण होता है वो उड़ के और किसी स्त्री वाले जो है लिंग में प्रवेश कर जाता है और वहीं से बीज बन जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका जो है कौन सा है। तो अगर हम अलग अलग करके बात करें तो ये पुंकेसर का जो है, जो नर जनन अंग होता है फूलों में, और ये आपका हो गया मादा का हो गया, जहाँ पे अंडाशय होता है। तो इसी में आकर के मान लीजिए कोई जो है पुंकेसर का बीज है, तो आकर उड़ के जब यहाँ पे पड़ जाता है तभी वो बीज बन जाता है। ठीक है, और कभी कभी एक ही फूल में दोनों होते हैं, जो आगे भी आपको मैं बताऊंगा। आगे लिखा है, परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। बीजांड आप देख सकते हैं, अलग अलग उसमें खाने होते हैं जो बीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, जो है मादा जो है युग्मज अथवा अंड का निर्माण बीजड़ में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों के युग्मन से जो है युग्मनज बनता है। क्या रखना, तो इसमें दोनों नर और मादा के जब तक नहीं होगा तब तक बीज का निर्माण नहीं हो सकता है। आगे लिखा है, परागकण क्या होता है। तो लिखा है, सामान्यतया परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो इन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं। तो याद रखना, जो पुष्प होता है उसमें परागकण होता है, वो जो हवाओं और जल द्वारा उड़ा के ले जाए जाते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। याद रखना, बहुत सारे कीट होते हैं, जब वो फूलों पर बैठते हैं तो परागकण क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं। और जब वही पुष्प दूसरे जाके बैठ जाता है तो वहां से परागकण दूसरे में चले जाते हैं, जिससे बीज का निर्माण हो जाता है। तो कीट भी जो है परागकण करने में
योगदान देते हैं, चिड़िया भी देती है, हवा भी, जल भी, ये सब परागण करते हैं, जानवर भी परागण करते हैं। आगे लिखा है जब कीट उसी जो है प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकांग पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकांग पर हस्तांतरण परागण होता है। यदि यह परागकण उसी पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो उसे हम स्वपरागकण कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे आपका ये पुष्प है, स्वपरागण है और ये पर परागण है। अगर याद रखना, जैसे यहाँ से अगर परागकण उड़ करके दूसरे में जाएगा तो दूसरे में जब जाएगा तो स्त्री वाला अगर रहेगा तो उसमें बीज बन जाएंगे, तो इसे हम पर परागण कहते हैं। और जब इसी में उड़ करके और इसी में गिर जाए, एक ही फूल में नर और मादा दोनों होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। तो जो पुष्प होते हैं, कई पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक ही साथ होते हैं। तो जब फूल, जब आपन जैसे मान लिया हवा अगर चल रही है या अगर कोई पक्षी जब उड़ता है तो ये फूल हिलने लगता है। जब हिलेगा जो है तो याद रखना जो ये परागकण है ये पुरुष वाले से उड़ करके मादा में चला जाएगा और वहां पर बीज बन जाता है। ठीक है, या फिर अलग करके बन जाता है। आगे लिखा है पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो उसे हम पर परागकण कहते हैं, जिसे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आते हैं निषेचन क्या होता है। तो नर अथवा मादा युग्मों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका जो है युग्मनज कहलाती है, और युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा जो है दोनों का जो मिलन होता है जो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, और निषेचन विधि द्वारा क्या होता है, भ्रूण होता है, भ्रूण विकसित होते हैं। तो जैसे मानव में, तो मानव में जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, निषेचन क्रिया द्वारा होता है, और जिससे भ्रूण बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका है अंडकोश है। ठीक है, और याद रखना ये जो आपका यहाँ पर जो है परागनलियां होती हैं और यहीं से जो है याद रखना बीज का निर्माण होता है। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है निषेचन विधि द्वारा। ठीक है, अब आते हैं फल और बीज का विकास कैसे होता है। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्पन के अन्य भाग मुरझा गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज और बीजावरण के अंदर रहता है। ठीक है, आगे लिखा है कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम, अखरोट आदि। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे आपका ये सेब है और आपका एक बादाम है। लिखा है बीज प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, लिखा है प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। तो प्रकृति में याद रखना एक ही प्रकार के जो पादप होते हैं वो विभिन्न स्थानों पर उगे होते हैं। जैसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? ठीक है, तो उसमें जो है कुछ ऐसी चीजें होती है, रंध्र होते हैं जो आकर के हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं और वो दूसरे स्थान पर पहुंच करके वृद्धि कर देते हैं, जन्म ले लेते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर जो है वहीं उग जाएं। आपके विचार में इन परिस्थिति में क्या होगा? तो याद रखना क्या होगा, तो वहां पे जो है बहुत सारे जन्म ले लेंगे। पादप के जो है नए उगे पौधे के जो है बीज धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धा होगी। संभवतः उसमें कोई से मतलब उनमें से कोई भी स्वच्छ पादप के रूप में जो विकसित नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं मिट्टी में अगर कहीं एक साथ बहुत सारे बीज गिर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जब बहुत सारे बीज गिर जाते हैं तो उसमें पौधे जो निकलते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के जो है नवोभिदों से सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर जो है स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है और प्रकीर्णन पादप को व्यापक जो है क्षेत्र में वितरित होने से सहायता होती है ताकि वह नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं जैसे ये आपका ये पंख है और ये आपका ये बीज है। ठीक है, तो इसे बीज कैसे बनता है उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है प्रकृति में पादप के फलों और बीजों के प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। तो जो बीज गिर जाते हैं अचानक से कहीं पर, वो पवन द्वारा, जल द्वारा या जंतुओं द्वारा होते हैं। सहजन जो है या सहजन जो है तथा द्विफल मैपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज जो होते हैं और घासों के हल्के बीज अथवा आक, मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के द्वारा उड़कर जो है सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। तो याद रखना, एक मदार पेड़ होता है, उसमें रोम युक्त जो है बीज होते हैं जो उड़ करके बहुत हल्की हवाओं में उड़ करके और दूसरे स्थान पर जाकर के जन्म लेते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्त होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं ताकि वह जल में जो है प्लवन तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ठीक है, तो जल के द्वारा भी बहुत सारे बीज एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उदाहरण के लिए नारियल। ठीक है, कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्त होते हैं, विशेष रूप से जैसे जो है कटकी, कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं और जिससे बीज जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों पर चले जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है, आगे लिखा है, जिसे आप यह देख सकते हैं, यहाँ पर मदार का पेड़ है, ये मदार का है। ठीक है, और मदार में इसमें रोआ होते हैं और ये बीज होता है, ये उड़ करके दूसरे स्थान पर जन्म ले लेते हैं। और ये सूरजमुखी होता है, ये भी दूसरे स्थान पर जाके जन्म ले लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, पाए जाते हैं। इनके उदाहरण क्या है? यूरेना और जो है जैंथीनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कुछ पौधों के फल जो है झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्त हो जाता है और बीज जनन पादप से दूर जाकर के गिरते हैं। जैसे आपका एरंड और जो है बालसमस के पौधे ये इसी तरह का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नोट्स में देख लेते हैं क्या क्या इसमें नोट्स के रूप में जो है हमें याद करना है। तो लिखा है सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। आगे लिखा है पादप में जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक, जैसे मैंने आपको समझा दिया है। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां जैसे खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा जो है दोनों का मिलन जरूरी है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियों से, तनों से, मूल से जो है नए पादप का निर्माण हो जाता है। पुष्प पादप का जनन अंग कहलाता है। ठीक है, आगे लिखा है एक लिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन दोनों एक ही साथ होते हैं। नर जो है युग्मक परागकणों के अंदर और मादा जो है बीजांड में पाए जाते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा उसी अन्य जो है पुष्प के वर्तिकांग तक परागकणों के हस्तांतर का प्रक्रम परागकण कहलाता है। परागकण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और जो है परपरागण। स्वपरागण में जो है परागण जो है परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकांग पर हस्तांतरित होते हैं और परपरागण में जो है पराग जो कण होते हैं वो एक पुष्प के परागकोश से दूसरे में चले जाते हैं। परागण जो है पवन, जल और कीटों द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मज का जो है निषेचन कहलाता है और निषेचित अंड जो है क्या कहलाते हैं, उसे हम कहते हैं युग्मज कहते हैं और उससे जो है भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, आगे लिखा है फल एक जो है परिपक्व जो है अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है और बीज में ही विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा हो सकता है, जो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। बीज जो है प्रकीर्णन जो है एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए होता है। सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए और नए आवासों के अधिग्रहण के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। लिखा है कॉलम 1 को 2 से सुमेलित करना। जैसे कली या मुकुलन किससे होता है, तो कली या मुकुलन जो होता है ये होता है आपका किससे, गुलाब से। आंख किस में होती, आलू में। खंडन किस में होता है, तो ये शैवाल में होता है। पंख किस में होता है, डबरोटी में होता है। और बीजाणु किस में होता है, इष्ट में होता है। ठीक है, दूसरा है पादप का जनन भाग होता है उसका क्या, तो पादप का जनन भाग क्या होता है, उसका पुष्प होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, आगे लिखा है परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित कहाँ होते हैं, स्त्री केसर में होते हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप कौन सा है, तो डबरोटी।
ठीक है, पर फूद जो लगता है। आगे लिखा है बायो जो है ब्रायो जो है फिल्म अपने किस भाग का प्रजनन करता है, तो वो पत्तियों से करता है, जिसे हम पथचट्टा कहते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे जो है ये लगातार आपको एनसीईआरटी मिलती रहे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।